हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेंटरशिप हब। हम पॉलिटी कर रहे थे। आज पॉलिटी में हम करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसका क्षेत्र। तो लेट्स स्टार्ट। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में होता है भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 में क्या है? भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1, रेदर अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। India is a union of state, not the federation of state like United States of America. US is the federation of state, and India is the union of states. These provisions deal with the two things: one, name of the country, and two, the type of polity. यही basic difference है between the union of states and the federation of states. आर्टिकल 2 क्या है? संसद भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। मींस पार्लियामेंट कैन एंटर द न्यू स्टेट्स एंड एस्टैब्लिश द न्यू स्टेट्स। ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है। फिर आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 का मतलब है सिंपल तोड़फोड़, मतलब कंट्री के अंदर ही तोड़फोड़ करना, किसी स्टेट का नाम चेंज करना, किसी स्टेट का बाउंड्री अल्टरेशन करना, मतलब उसके सीमाओं में चेंज करना, किसी स्टेट का नाम चेंज करना, ये सब आता है आर्टिकल 3 से। मींस किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, किसी स्टेट से उस पर्टिकुलर स्टेट के उस पर्टिकुलर एरिया को अलग करके, या दो या अधिक जो स्टेट हैं, दो या दो से ज्यादा स्टेट हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, जो स्टेट के कुछ पार्ट्स हैं, उनको आपस में मिलाकर, या किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी स्टेट में, किसी राज्य के साथ मिलाकर दो तीन स्टेट्स को मिला के एक नया स्टेट बनाना। मींस इस विद इन द स्टेट्स के अंदर ही तोड़फोड़ करना। यह है आर्टिकल 3। फिर इसमें एक 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1955 में, और उसमें कुछ प्रोविजंस जोड़े गए, कुछ शर्तें उसमें जोड़ी गई। वो शर्तें क्या थी? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होना जरूरी है। किसी भी राज्य में अगर आप कुछ अल्टरेशन कर रहे हैं, बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं, तो आप प्रेसिडेंट की आपको प्रायर रिकमेंडेशन या प्रायर इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। आपको प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट के पास आपकी रिकमेंडेशन जानी ही चाहिए। फिर दूसरा है, राष्ट्रपति जो होगा, जो इफेक्टेड स्टेट्स होंगे, जो भी प्रभावित राज्य होंगे, वहां के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहां पे वो पर्टिकुलर प्रस्ताव भेजेगा कि हम इस राज्य की कुछ पर्टिकुलर एरिया को चेंज करने जा रहे हैं। फिर तीसरा है, स्टेट के पास आ गया वो पर्टिकुलर, जो राष्ट्रपति ने जो विधानमंडल के पास प्रस्ताव भेजा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जो प्रस्ताव भेजा है, वो अब राज्यों के पास आ गया, स्टेट के पास आ गया। तो स्टेट या तो वापस ना भेजे, तो इसका मतलब है कि स्टेट ने अनुमति दे दी है कि भाई बिल पेश कर दो। और अगर भेज दे तो राष्ट्रपति उसे कंसिडर करेगा, यानी कि राष्ट्रपति उस पर विचार करेगा। यह था आपका 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर आया 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह कहा गया कि अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल 3 जिसमें तोड़फोड़ है, आर्टिकल 3 के साथ में राज्य के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज को भी डाल दिया गया। अगर संसद चाहे तो यूनियन टेरिटरीज में भी कुछ चेंजेस कर सकती है जरूरत के अकॉर्डिंग। और इसमें इस पार्ट में सिर्फ राज्य शामिल होंगे। मींस जो 5वां संविधान संशोधन था उसमें सिर्फ स्टेट्स थे, और जो 18वां संविधान संशोधन हुआ, 18वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसमें यूटीज को भी जोड़ दिया गया। बस इतनी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में एक बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 2 और 3 में, मतलब पार्लियामेंट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो उसको पावर्स दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई लॉ बनाता है, कोई लेजिस्लेशन बनाता है, तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 में
ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, लेकिन उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। मींस आर्टिकल 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सॉरी शेड्यूल 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और शेड्यूल 4 में मींस एलोकेशन ऑफ द सीट्स टू राज्यसभा, और जो शेड्यूल 1 है यूनियन एंड इस टेरिटरी वाला शेड्यूल 1, प्लीज रिकलेक्ट, इसके लास्ट क्लास में हमने किया है। अगर इस पे कुछ चेंजेस होते हैं, अगर इसमें कुछ चेंज होते हैं आर्टिकल 4 की वजह से, तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये एक ऑर्डिनरी लॉ मतलब सामान्य कानून माना जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। इसी कंटिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का एकीकरण। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो था, उसके अंदर में 549 याद करने का तरीका 549 एग्जाम में आता है। ये 549 मतलब 549 रियासतों का विलय हो गया था। मींस ये 549 जो रियासतें थी, जो स्टेट्स थे, ये तो आ गए थे साथ में, लेकिन 3 ऐसे थे, एक हैदराबाद, एक जूनागढ़, एक कश्मीर। हैदराबाद पे क्या हुआ? पुलिस एक्शन हुआ। जूनागढ़ पे क्या हुआ? प्लेबिसाइट कराया गया, यानी कि जनमत संग्रह कराया गया, लोगों से पूछा गया। और कश्मीर में क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र, राजा हरि सिंह वाला जो एपिसोड हुआ था। ये 3 जो स्टेट थे वो इस तरीके से आए। फिर आया जून 1948। जून 1948 इसमें उस समय क्या हो गया था कि इंटीग्रेशन तो हो गया था किसी तरीके से, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करके, विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का इस्तेमाल करके, लेकिन कई जगह से बातें ये शुरू हो गई कि लैंग्वेज के आधार पे हमें स्टेट को रिकॉग्नाइज करना है। तो जून 1948 में कमेटी बनाई गई, एसके धर कमेटी जिसको बोलते हैं। ये था भाषाई प्रांतों का गठन, भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। मींस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसने बोला कि यस, इसने बोला कि ठीक है ये आधार हो सकता है, लेकिन इसने भाषा को अस्वीकार कर दिया, भाषा को इसने रिजेक्ट कर दिया। इसने बोला भाषा के आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिवीजन हो सकता है, लेकिन लैंग्वेजेस के बेसिस पे किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं होगा। ये बोला एसके धर कमेटी ने। फिर आया दिसंबर 1948। ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। दिसंबर 1948 में जेवीपी कमेटी बनी, 3 लोगों की कमेटी थी, जेवीपी कमेटी। इसने भी बोला कि नो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि औपचारिक मतलब फॉर्मली इन्होंने स्वीकार कर लिया, फॉर्मली इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली, इन्होंने सिर्फ फॉर्मली ये स्वीकार किया था कि हाँ, राज्यों के गठन का, राज्यों का जो पुनर्गठन था, रीऑर्गेनाइजेशन था, उसका बेसिस लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि भाषा को आधार नहीं बना सकते, इसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया, फॉर्मली इन्होंने अस्वीकार कर दिया। साउथ में हो गया विरोध, साउथ वाले इसके अगेंस्ट में आ गए, पूरा साउथ इंडिया। 56 दिनों की एक हड़ताल हुई, जिसमें पोटी श्री रामालू एक नेता थे आंध्र प्रदेश के, पोटी श्री रामालू, इनका निधन हो गया, इनका ये एक्सपायर हो गए। बवाल हो गया वहां पे आंध्र प्रदेश में। फिर बनाया गया प्रथम भाषाई राज्य, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को मैंने क्या बताया, जो जेवीपी कमेटी थी, इसने औपचारिक रूप से तो अस्वीकार कर दिया, इसने औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर सुगबुगाहट चल रही थी कि हाँ भाई, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। इसको लेके
अब चूंकि कमेटी मना कर चुकी है, जेबी धर कमेटी ऑलरेडी मना कर चुकी है, जेबीबी कमेटी ने भी मना कर दिया, लेकिन जेबीबी कमेटी में कहीं ना कहीं दाएं बाएं से ये होने लगा था कि हाँ 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 इसको कर देना चाहिए। साउथ इंडिया में हो गया बवाल। श्रीरामालू पोट्टी श्रीरामालू इनका निधन हो गया। अब बनाना पड़ गया मजबूरी में आंध्र प्रदेश, पहला भाषाई राज्य था। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट दैट वॉज क्रिएटेड। इसका ये कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। फिर दिसंबर 1953 में, पूरी क्रोनोलॉजी देखिए आप, दिसंबर 1953 में फजल अली कमेटी बनाई गई। फजल अली कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिसंबर 53। इसके 2 मेंबर थे, के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, इसका मतलब ये 3 मेंबर कमेटी थी। टोटल 3 लोग थे, फजल अली, के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इसने बोला कि राज्यों के पुनर्गठन में जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन है उसमें भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी कमेटी ने खुल के बोला ये चीज कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को बट अस्वीकार कर दिया। इन्होंने बोला कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को आप अधिकार बना सकते हैं, लैंग्वेज को आप अधिकार बना सकते हैं, लेकिन एक राज्य एक भाषा, क्या अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के लोग सिर्फ हिंदी बोलेंगे? ऐसा नहीं होगा। कन्वीनियंस के लिए हम उत्तर प्रदेश को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लेकिन अन्य लोग भी यहां पे आके अन्य भाषा बोलेंगे। जो भी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में बोली जाती हैं वो बोली जाएंगी। इसलिए एक राज्य एक भाषा का जो सिद्धांत था इसको इन्होंने मना कर दिया। मतलब कहने का वही था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भाषा को इन्होंने मेन बेस तो बनाया, मुख्य आधार तो बनाया, लेकिन एक राज्य एक भाषा, ये जो प्रिंसिपल था इसको इन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये जो कमेटी थी फजल अली कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। उस समय 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। 1956 में राज्यों का एक बड़े लेवल पर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। जैसे कि 1960 में आपका बॉम्बे, गुजरात, 1963 में नागालैंड, 1961 में फिर 3 आ गए। फिर 1966 में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, 71 में हिमाचल प्रदेश, मेघालय, 75 में सिक्किम, 87 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता गया और फाइनली 2020 में 2020 में दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव का आपस में किया गया 26 जून 2020 को, और इसकी कैपिटल बनाया गया दमन को। जैसे कि 2000 में हुआ था, एमपी से निकला था छत्तीसगढ़, यूपी से निकला था उत्तराखंड और बिहार से निकला था झारखंड। उसके बाद 2014 में आंध्र प्रदेश से निकला तेलंगाना। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का एक्ट हुआ, जो आपको याद होगा, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई 2019 में। यह हुआ था J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू। फिर 2020 में मैंने बोला दादरा एंड नागर हवेली प्लस जो दमन वाला एरिया था उसको इंटीग्रेट करके 26 जून 2020 को बनाया गया और दमन को इसकी कैपिटल बनाया गया है। तो ये था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर आते हैं हम सिटीजनशिप पे। सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। आर्टिकल 5 to 11 ये बताते हैं कि 26/11/1949 26 नवंबर 1949 को कौन नागरिक माना जाएगा। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। आप वो वीडियो फिर से देख लीजिए, वो आपको रिवाइज कर देगा और पिक्चर क्लियर हो जाएगी पूरी। आर्टिकल 5 to 11 हमें यह बताते हैं कि 26 नवंबर 1949 को कौन नागरिक माना जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 5। 26 नवंबर 1949 को वो भारत में है। इस पर्टिकुलर आप इसे यू कैन कंसिडर इट एज अ कट ऑफ डेट। 26 नवंबर 1949 ये माना जाएगा कि वो भारत में है।
उसका जन्म, उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ है, संविधान लागू होने से 5 साल से पहले वो भारत में रह रहा है। यानी कि पूरा कहने का मतलब है कि वो भारत का डोमिसाइल, उसके बाद डोमिसाइल इंडिया की है, उसका निवास है प्लस स्थायी निवास की उसकी मंशा है। वो चाह रहा है कि अब मैं स्थायी निवास मैं अपना यही रखूंगा, और उसका निवास ऑलरेडी है यहाँ पे। तो ये था आर्टिकल 5। फिर आर्टिकल 6 क्या है? पाकिस्तान से इंडिया आए हुए, इसकी कट ऑफ डेट थी 19 जुलाई 1948। पाकिस्तान से इंडिया आए हुए लोग आर्टिकल 6 कवर करता है। P2I आर्टिकल 6 कट ऑफ डेट 1948। इसका मतलब अगर 1948 19 जुलाई 1948 के पहले आए हैं तो कोई नियम नहीं, आराम से आ जाओ। लेकिन अगर बाद में आए हैं तो 6 महीने रहकर, यहां पर 6 महीने रहकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर आर्टिकल 7, इंडिया में थे, पाकिस्तान चले गए, फिर से इंडिया आ गए। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि जो भूले भटके लोग हैं वो भी आ सकते हैं यहां पर। तो इसके लिए मार्च 1947, इसमें बताया कि मार्च 1947 तक भारत से पाकिस्तान चले गए थे। मार्च 1947 तक जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे और फिर वापस आ गए। मीन्स जो हमारे लोग थे जो चले गए थे वो भूले भटके फिर वापस आ गए। लेकिन साथ में वो आर्टिकल 6 जो है उसकी जो कंडीशंस है, जो शर्तें हैं, जैसे कि 19 जुलाई 1948 वाली शर्त, वो उसको फुलफिल करते हो। अगर वो चले गए हैं 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें 6 महीने यहां तक पे लगातार रह के अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और उसके पहले आए हैं तो मैंने बताया कि कोई नियम लागू नहीं होता है। फिर आता है आर्टिकल 8। भारतीय मूल के निवासी, इंडियन ओरिजिन के लोग, जैसे इंडियन ओरिजिन के लोग, उन्हें भारतीय जो इंडियन एम्बेसी है उसमें पंजीकरण कराना होगा, तब वो नागरिक बन सकते हैं। पंजीकरण मीन्स उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो भारतीय मूल के निवासी हैं उनको इंडियन एम्बेसी में, जो भारतीय एम्बेसी है वहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां का कोई एम्बेसडर है, अगर वो यूएस में है, अगर उसको वहां पे एक संतान मिलती है, उसको वहां पे सन या डॉटर कुछ पैदा होता है, तो वो तो यूएस में हो रहा है ना, तो इस हिसाब से तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। बट आर्टिकल 8 में ये कहा गया है कि वो जो यूएस में इंडिया की एम्बेसी है वहां पे जाके वो रजिस्ट्रेशन करा लेगा, इस तरीके से वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। फिर आता है आर्टिकल 9। इसमें कहा गया है कि सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होगी। आप लोग कमेंट में बताइए कि सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो हमने कहां से लिया है। आर्टिकल 9 बताता है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहां डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। फिर आता है आर्टिकल 10। जो भारत के नागरिक हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, वो यहां के सिटीजन बने रहेंगे, लेकिन जब तक संसद चाहे तब तक। अगर कल को पार्लियामेंट कोई ऐसा रूल बना देती है कि भाई कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं वो आपको शो करनी पड़ेंगी, कुछ पेपर्स आपको शो करने पड़ेंगे, या जो भी इस तरीके का कोई लेजिस्लेशन बनाती है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं तो आपकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। यह है आर्टिकल 10। फिर है आर्टिकल 11। नागरिकता समाप्ति की शक्ति होती है इसमें, सिटीजनशिप को खत्म किया जा सकता है संसद के कानून बनाने से। मीन्स संसद के पास पावर है, संसद के पास पावर है कि वो नागरिकता को समाप्त कर सकती है। जैसे कि नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। 10 जनवरी 2020 से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हुआ। ये इसका एग्जाम्पल था आर्टिकल 11 में, कैसे पार्लियामेंट ने रूल बनाया। तो ये था आपके आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। इसके जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसके तहत शर्तों को पूरा करने वाला अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, उसमें कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ शर्तें हैं, अगर वो उसको पूरा करता है तो वो अवैध नागरिक नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर वो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है या ईसाई है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से संबंधित है, अगर वो इन तीन कंट्री से
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से संबंधित है। अगर वो मुस्लिम्स को छोड़कर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई है तो वो इलीगल सिटीजन नहीं माना जाएगा। यदि उसने इफ दैट पर्टिकुलर सिटीजन हैज एंटर्ड 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 के पहले प्रवेश किया है तथा 6th शेड्यूल एंड ILP इनर लाइन परमिट के क्षेत्र में नहीं रह रहा है। जो इनर लाइन परमिट वाला एरिया है या जो 6th शेड्यूल वाला एरिया है वो स्पेशल एरिया है। हमने शेड्यूल में पढ़ा था 6th शेड्यूल क्या था, AM TM। अगर इसमें नहीं है, इनर लाइन परमिट वाले एरिया में नहीं है, जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में है ILP इनर लाइन परमिट, अगर इसमें नहीं है तो उसको आराम से सिटीजनशिप मिलेगी। बट कट ऑफ डेट क्या है, 31 दिसंबर 2014। तो ये था आपका एक छोटा सा वीडियो। आज हमने खत्म कर लिया सिटीजनशिप तक। कल के लेक्चर में, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट। प्लीज डू कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपके जो भी कमेंट हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, आप प्लीज कमेंट करिए। हम देखेंगे हम उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारी नेक्स्ट क्लासेस आए उसमें हम पर्टिकुलर हैंड रिटन PDF आपको प्रोवाइड करवाएं। आप उसको प्रिंट ले लें, बार बार रिवीजन करने में वो आपको आसानी हो जाएगी, आपकी चीजें इजी हो जाएंगी। ये जो सीरीज हमने शुरू की है, जो सीरीज हमने चालू की है, इसका मेन मकसद ये है रिवीजन बेस्ड ऑन PYQs। हम वही क्वेश्चन टच करेंगे, वही एरिया टच करेंगे जो जहां से क्वेश्चन लगातार आते हैं, जहां से क्वेश्चन लगातार आने की संभावनाएं होती हैं, जहां से प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, हम वही PYQ के वही क्वेश्चन उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर पॉलिटी की क्लास हम लेके चलेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, 3-4 महीने की, उतना हमारे पास टाइम है नहीं। तो हमारा टारगेट है कि हम 22 से 25 घंटों में हम पॉलिटी को खत्म करके दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करें। इस वजह से हम इसमें मेनली PYQ एनालिसिस पे ध्यान रख के चीजों को आगे बढ़ाएंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट, उसी क्रम में हम चीजों को आगे लेते जाएंगे। मेन बेस है PYQ एनालिसिस। सो ओके, प्लीज like and subscribe, please comment. Okay friends, all the best, thank you.